नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ललन टॉप की खास पेशकश मास्टर क्लास। आप जानते ही हैं, हम हर हफ्ते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक ज़रूरी विषय चुनते हैं और उस टॉपिक पर एक एक्सपर्ट से बात करते हैं। आसान लहजे में कहें तो हर शनिवार मास्टर साहब की क्लास लगती है मैम की, जो हमें मुश्किल लगने वाले सवालों का पूरा तिया पाछा समझाते हैं। इस बार का टॉपिक है चीन ताइवान विवाद और उसमें अमेरिका की भूमिका। इस हफ्ते हमारे टीचर हैं मनोज जोशी। सर, आप फिलहाल ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में फेलो हैं। उसके अलावा लंबा आपका 3 दशकों का अनुभव रहा है पत्रकारिता में। पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, व्यूज़ रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, डिफेंस एडिटर इंडिया टुडे से भी जुड़े रहे हैं हमारे समूह से, नेशनल अफेयर्स एडिटर मेल टुडे के भी रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजरी बोर्ड में आप शिरकत कर चुके हैं और कश्मीर मुद्दे पर आपकी 2 किताबें भी मार्केट में हैं। कुछ लोग आपको जानते हैं उन किताबों के मार्फत, और फिलहाल आप अपना समय अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में बच्चों को मेंटर करते हुए निकालते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, शुरुआत हम उस बेसिक सवाल से करना चाहते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को एक बैकग्राउंडर मिल जाए। हम बिल्कुल बाइडेन के एश्योरेंस और फिर चीनी रक्षा मंत्री की सो कॉल्ड धमकी पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बैकग्राउंडर हम चाहते हैं कि 1949 में माओ का शासन शुरू होता है चीन में। तब तक के चांग काई शेक की जो सरकार होती है वो फॉर्मोसा द्वीप, जो हम ताइवान कहते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाती है। अर्ली 72 तक यूएन में ताइवान का प्रतिनिधित्व था, यूएस भी उसको मान्यता देता था। माओ वाले चीन को सदस्यता नहीं मिली थी। लेट 70s में फाइनली ये होता है कि यूएस मान्यता देता है। तो ये जो 70s का ये दशक था ट्रांसफॉर्मेशन का, इस पूरी दुनिया ने जो 2 चीन थे उसके सामने से उसको एक चुना। तो ये जो चीन को लेकर के प्रेफरेंस है वो कहाँ से शुरू होता है, उसके क्या कारण आप पाते हैं? देखिए, उसके मुख्य कारण थे जो कि शीत युद्ध। उसमें शीत युद्ध रूस और अमेरिका के बीच में था और 70 के दशक पे काफी तीव्रता उसने ले ली थी। तो अमेरिका में कुछ हेनरी किसिंजर जो है वो वहां पे प्रेसिडेंट के एडवाइजर बन के आए। प्रेसिडेंट निक्सन थे अमेरिका में। उन्होंने एक सोचा कि अमेरिका एक चाल चल सकता है, और वो चाल जो है कि वो चीन से दोस्ती करके रूस को जो है मात दे सकता है। उस समय स्थिति ये थी कि सन 60 के दशक में रूस और चीन के बीच में भी काफी खटपट रही। हालांकि जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार आई तो उसकी स्थापना में रूस ने एक बहुत बड़ा उसका काफी उसने सहायता दी। उसकी वजह से, बिना उसकी वजह से चीन में कम्युनिस्ट सरकार नहीं आ सकती थी। तो बहुत काफी मदद दी, सशस्त्र मदद दी, सिविलियन मदद भी दी। पर 60 के दशक में उनके बीच में खटपट शुरू हो गई और अमेरिका ने ये एक मौका देखा, और ये मौका देखा कि शायद अगर हम चीन और रूस के बीच में जो दुश्मनी है इसका फायदा उठा सकते हैं। उस समय चीन में भी हालत काफी खराब थी। वहां पे माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन छेड़ा था। कल्चरल रेवोल्यूशन में अपनी ही पार्टी के ऊपर हमला किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ऊपर हमला किया था। सब कुछ तहस नहस हो गया था। समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, चीन के बहुत बुरे हाल थे। तो चीन ने जब अमेरिका ने अपना हाथ जो बढ़ाया तो चीन ने उसको तुरंत जो है पकड़ लिया, और उसकी कंडीशन यही रही कि अमेरिका ये माने कि चीन एक ही है, एक ही चीन है। ये दूसरा चीन जिसको आप मान्यता दे रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये मान्यता खत्म कीजिए। तो ये इसका बैकग्राउंड रहा है 70s में। क्यों ये 60 के दशक में बात शुरुआत हुई। 71 में हेनरी किसिंजर चीन गए, पाकिस्तान के रास्ते गए। इसकी वजह से लोग कहते हैं कि अमेरिका ने जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश के ऊपर युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था, क्योंकि
हेनरी किसिंजर पाकिस्तान होते हुए छिपे रूप से जो है बीजिंग पहुंचे थे। सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इतना तो जानते ही हैं कि हमारे पास में दो चीन हैं और दोनों कहते हैं कि भाई हमारी दुकान असली है, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे दो अलग अलग तरह से शासन व्यवस्था है और इसीलिए ये दो देश अपने आप को मानते हैं कि हमारी एक अलग संस्कृति, पहचान इत्यादि है। हम जानना चाहते हैं कि जो आम जनता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, उस लेवल पे क्या इन दो देशों को हम अलग देख सकते हैं? क्या इनकी संस्कृति में भी कोई मतलब एक डिफरेंस है जिससे आप कहें कि एक आइडेंटिटी ये अलग है, ये दूसरी है, या फिर ये जो क्योंकि उसी से सारे ये जो असिमिलेशन की बहस है कि आप इधर आएंगे या हम वहां आएंगे, उस तरह का कोई फर्क है या फिर ये दो सिस्टम, दो गवर्नमेंट्स के बीच का झगड़ा है? ये देखिए, दो गवर्नमेंट्स के बीच में तो लड़ाई है। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना जो था, चाइना में राज कर रहा था, सिविल वॉर हार गया। 1949 में सिविल वॉर हार गया और chiang kai-shek ने अपने 2 मिलियन जो हैं 20 लाख अपने सपोर्टर्स को लेके ताइवान पहुंच गए। उस जमाने में ताइवान का नाम फॉर्मोसा हुआ करता था, वहां पहुंच गए। अच्छा, अब फॉर्मोसा का जो इतिहास है वो ये है कि 17वीं सदी में वो मांचू एम्पायर का हिस्सा बन गया। जो एम्पायर 1911 तक चीन में राज करता था उसका हिस्सा बन गया 17वीं सदी में। फिर जापानी एम्पायर ने 1895 में उसके ऊपर कब्जा कर लिया और जब वहां जापानी लोग आए, जापानी राज हुआ, तो तब वहां बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और विकास हुआ। पर ये जापान और चीन के बीच में खटपट चलती रही। युद्ध 1937 में युद्ध छिड़ गया, फिर साथ साथ सिविल वॉर भी चल रहा था। पर जब एक बार जापान की हार हो गई दूसरे विश्व युद्ध में, तो उन्होंने फॉर्मोसा को जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना को सौंप दिया। रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब chiang kai-shek को सौंप दिया। पर जैसे मैंने आपसे कहा, chiang kai-shek खुद जो है सिविल वॉर हार गए, तो अब उनके पास केवल ये फॉर्मोसा रह गया और साथ साथ 20 लाख जो है लोग वहां से आए। और एक दिलचस्प बात यह है कि वो चीन के जो म्यूजियम थे, जो उसके प्राचीन जो आर्टिफैक्ट थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब लेके ताइवान पहुंच गए। वो ताइवान में अभी भी सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट्स जो चीन के इतिहास के हैं या आर्टिफैक्ट हैं, वो आपको ताइवान में मिलेंगे। अब सवाल यह है कि एक रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक, माओ सेतुंग ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने बोला कि हमने एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की है। दोनों कहते हैं कि चीन एक ही है और दूसरा चीन जो हमारा भाग है। पर असलियत आप जानते हैं कि ताइवान धीरे धीरे जो है जहां तक कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात है, धीरे धीरे विश्व के सभी मुल्कों ने पीपल्स रिपब्लिक को मान्यता दी और उसकी मतलब शर्त ये थी कि वो रिपब्लिक ऑफ चाइना को जो मान्यता दी है उसको खत्म कर दें। तो नतीजा यह है कि सब लोग उसको ताइवान कहते हैं या ताइपेई जो उसकी कैपिटल सिटी है वो कहते हैं, और चीन पीपल्स रिपब्लिक। सो हम जब चीन कहते हैं आज, वो पीपल्स रिपब्लिक है। तो चीन जो है काफी मतलब उसने अपनी कूटनीति लगाई है कि ताइवान से हर किस्म के रिश्ते सब लोग तोड़ दें, जो ऑफिशियल रिश्ते हैं, चाहे वो WHO हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो विभिन्न देश हो, वो रिश्ते तोड़ दें। अब कुछ चंद देश रह गए हैं जो आज भी ताइवान को मान्यता देते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना को, और चीन को नहीं देते हैं। तो ये इसका जो है इतिहास रहा है। अब क्या है कि अब दो चीन जो है वो दो अलग अलग रास्ते में निकल चुके हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में अभी भी कम्युनिस्ट कंट्रोल है, रिपब्लिक ऑफ चाइना अब डेमोक्रेटिक हो गया है, कई इलेक्शन हो चुके हैं वहां, और अब
वो अक्सर सोचता है कि शायद हम एक अलग मुल्क के तौर से सामने उभर सकते हैं। और ये चीज जो है, इससे चीन जो है बहुत नाराज होता है और कहता है कि हम तो युद्ध लड़ने को तैयार हैं, पर हम चीन को बिखरने नहीं देंगे, एक ही चीन होगा। तो जो आजकल जो विवाद आप देखते हैं वो इसी बात पे है। बिल्कुल। तो सर, अब तक की बात से इतनी चीज़ें जो व्यूअर्स हैं वो समझ गए होंगे कि एक इतिहास का काफ़ी सारा बोझ है ना। जो भी फिलहाल हम विवाद देख रहे हैं उसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कौन सही कौन गलत वाली बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो चीन के हाथ में क्या, उनकी जो एस्पिरेशन है ऑफ हैविंग वन चाइना, उसमें वो एक आइलैंड के टेरिटरी से तो ज़्यादा की कल्पना उनके दिमाग में होगी। किस तरह के हित चीन में है? एक इमोटिव इशू को अगर आप छोड़ दें कि हमको वो पूरी टेरिटरी अपने हद में हम ले लेना चाहते हैं, उसके अलावा चीन के और क्या हित आप पाते हैं जिसकी वजह से वो इतने अग्रेसिवली और इतने पैशनेटली, हम कहते हैं कि जो एक दूसरा मुल्क ऑलमोस्ट खुद को एक सॉवरेन मुल्क घोषित करना ही चाहता है, वो उसे अभी भी कैप्चर करने की इच्छा रखते हैं? देखिए, इमोटिव इशू तो है, नेशनलिज्म जो है वो बड़ा इमोटिव इशू होता है, पर ये केवल ताइवान का ही सवाल नहीं। ताइवान में तो जो लोग रहते हैं वो चीनी भाषा बोलते हैं और चीनी मूल के हैं। पर और इलाके सोचिए आप, शिनजियांग सोचिए, तिब्बत सोचिए, वहां भी चीन कहते हैं कि ये बिल्कुल चीन का एक भाग है। और तिब्बत, यही तो विवाद है, तिब्बत के बारे में कहते हैं कि ये चीन का प्राचीन काल से एक अंग रहा है। बिल्कुल सरासर गलत है, पर फिर भी वो, क्योंकि ये केवल जब मंगोल शासन आया था चीन में 15वीं सदी में, तभी जो है तिब्बत जो है वो चीन का भाग बना। पर आप समझ लीजिए, मंगोल शासन भी तो चीनी शासन नहीं था, वो भी तो उन्होंने भी तो चीन के ऊपर वो हावी हो गए थे। तो चीन का इतिहास का जो ये सवाल है, वो अपने स्वार्थ से इतिहास रचते हैं। उनके लिए एक तरफ से ये शिनजियांग हो या तिब्बत हो, एक किस्म का बफर जोन समझ लीजिए, जो उनका कोर कल्चर है, जो कोर इलाका है चीन का, उसकी सुरक्षा करने का। पर जहां तक कि ताइवान का सवाल है, ताइवान तो जैसे मैंने आपसे बोला कि वहां तो चीनी मूल के लोग रहते हैं, तो इसलिए ताइवान जो है उसकी प्रायोरिटी जो है चीन के लिए ज्यादा है। ठीक है सर, अब हम ये समझना चाहते हैं, जो जिस बयान से इस मास्टर क्लास की कल्पना हम लोगों ने भी की, एक बयान आता है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। वो जापान में कहते हैं कि अगर ताइवान के हितों के साथ खिलवाड़ होता है, उन पर हमला होता है, तो यूएस जाकर के ताइवान को डिफेंड करेगा। इसके बाद चीनी रक्षा मंत्री ये कहते हैं सिंगापुर में एक समिट के दौरान कि अगर हमारे हितों से कोई टकराता है तो हम इन्वेड करेंगे ताइवान को। हम ये समझना चाहते हैं कि चीन और ताइवान वाली पॉलिटिक्स तो हम समझ रहे हैं, लेकिन यूएस के वहां पे क्या हित हैं ताइवान में? अपनी मेनलैंड यूएस से इतने दूर वो एक फॉरेन कंट्री को डिफेंड करने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक कि ताइवान है, फॉर्मोसा जैसे मैं कह रहा हूं पहले, जिसको कहते थे, तो जब रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, एक तो अमेरिका ने उस जमाने में रिपब्लिक ऑफ चाइना का समर्थन किया। दूसरे विश्व युद्ध में जब भी चीन के बारे में बोला जाता तो रिपब्लिक ऑफ चाइना रिप्रेजेंट करता था। चंका शेख दिल्ली भी आए थे उस दौरान, और यहां हमारे लीडर से भी मिले थे। तो चीन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में रिपब्लिक ऑफ चाइना था। जब यूनाइटेड नेशंस कायम हुआ, तो आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, वो 5 मुल्क हैं जिनको कि कहा जाता है कि जिन्होंने औरों की पराजय की थी द्वितीय विश्व युद्ध में, मतलब जापान और जर्मनी। ये 5 युद्ध जो मुल्क हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस, तो ये 5 मुल्क जो हैं, तो चीन का महत्व तो उसी समय बढ़ गया क्योंकि वो चीन को परमानेंट मेंबरशिप दी गई थी यूनाइटेड नेशंस में। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उसी समय से चीन बिल्कुल करीबी जो है रिश्ते
कायम किए थे रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। तो जब वो फॉर्मोसा, जब वो वहां से बाहर किए गए, तो यूएसए ने फॉर्मोसा के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी की थी, और उस समय कई छुटपुट हमले ताइवान और चीन के बीच में छुटपुट कुछ द्वीप हैं, उन पे बमबारी भी चीन ने कई बार की, पर फिर बाद में बात जो है वो सुलझ गई। पर जब अमेरिका ने चीन को, पीपल्स रिपब्लिक को मान्यता दी, तो ये शर्त, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये शर्त है कि वो एक चीन को मानेगा। तो जब ये म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी जो थी वो खत्म कर दी गई, और यूएस और ताइवान के रिश्ते एक ताइवान रिलेशंस एक्ट, एक दूसरी एक जो लेजिस्लेशन थी उसके अंतर्गत की गई। उसके अंतर्गत यूएस जो है ताइवान को मिलिट्री एड दे सकता है, डिफेंसिव एड दे सकता है, पर वो उसको मिलिट्री इंटरवेंशन के बारे में वो चुप है। ताइवान रिलेशंस एक्ट के अंतर्गत वहां मिलिट्री इंटरवेंशन की बात नहीं होती है। इसीलिए जब अब बाइडेन साहब कभी कह बैठते हैं कि नहीं हम तो लड़ेंगे, तो इसीलिए चीन जो है बोरिया जाता है, एकदम वहां पे चीन को इस बात में गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये अमेरिका ने माना था कि हम डायरेक्टली मिलिटरीली जो है कोई कदम ऐसा नहीं उठाएंगे, पर ताइवान को हम मिलिट्री असिस्टेंस दे सकते हैं। पर अब ये स्थिति आ गई है कि अगर चीन ताइवान पे हमला करता है तो समझ लो कि यूनाइटेड स्टेट्स जरूर उसमें उलझ जाएगा। इसमें चीन को भी शक नहीं होना चाहिए। सर, जैसे हम इस कॉन्टेक्स्ट में तो समझ गए हिस्ट्री के कि यूएस के वहाँ पे क्या इंटरेस्ट हैं। हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है आईआर की कि यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट में है उसकी अनेक वजह हैं, बहुत सारी वजह हैं, जिसमें से एक बड़ी वजह एनर्जी है। तो क्या उस तरह के यूएस के किसी तरह के व्यापारिक हित, यूएस एक सी फेयरिंग नेशन है, वो चाहते हैं कि आने जाने की उनको सलाहियत रहे, पूरे दुनिया में उनका माल पहुंचे और वहां से निकले, क्या उस तरह के व्यापारिक हितों के संदर्भ में भी हम यूएस का जो ताइवान में इंटरेस्ट है उसको देख सकते हैं? सर देखिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो है। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप्स की कंपनी वो ताइवान में है। सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बढ़िया चिप्स जो बनाती है, जो कि और चीन उस पर तरसता है, वो केवल ताइवान में है। अमेरिका में भी नहीं है। अमेरिका में भी अब ये TSMC कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री बनाने वाली है। पर सवाल ये नहीं है। सवाल जो है, जिसको अंग्रेजी का शब्द हेजीमोनी कहते हैं जी, यूनाइटेड स्टेट्स आज जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है, विश्व शक्ति है, एक ही विश्व शक्ति है। और उस विश्व शक्ति इसलिए है क्योंकि वो काफी मेहनत करती है उसके, और उसकी सबसे बड़ी मेहनत क्या है? उसकी सबसे बड़ी मेहनत यह है कि जो यूरेशिया जो है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया सब पूरा मिला के जो यूरेशिया है, इसके दोनों फ्लैंक में कोई बड़ी शक्ति, महाशक्ति ना पैदा हो। तो एक तरफ से आप जानते हैं नाटो और यूरोप को लेके रूस को मात दी जाती है, दूसरी तरफ जापान पर और कोई मुल्क नहीं है। तो यूएस खुद वहां पे है, यूएस है, ताइवान है, फिलीपींस है। तो यूएस की जो पॉलिसी है, जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, उसका मकसद जो है वो यूएस की प्राइमेसी है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो हमको बहुत कुछ कहें कि हिंदुस्तान को हम बढ़ावा देंगे, उसका मकसद एक ही है कि आखिर में दुनिया में एक ही नंबर 1 होना चाहिए, वो है अमेरिका। और उस नंबर 1 को कायम रखने के लिए ये सब कुछ जो है किया जाता है। ताइवान को समर्थन दिया जाता है, साउथ कोरिया को समर्थन दिया जाता है, जापान को दिया जाता है। बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी नेवल फोर्स वहां पे जो है कायम है। ये जो कुछ साउथ चाइना सी में हो रहा है, उसकी वजह यही है कि यूएस ने नंबर 1 रहना है, और वो उसको वो
वो पोजीशन छोड़ना नहीं चाहती। ठीक बात है। अगला सवाल सर हमारा एक हाइपोथेसिस से जुड़ा हुआ है इस बात की, जब यूक्रेन पे हमला किया रूस ने तो ये उसका एक अर्थ ये निकाला गया कि अब जो विस्तारवाद जिनके भी मकसद हैं जिन जिन देशों के, वो भी ऐसी कल्पनाएं अब कर सकते हैं। तो एक नाम ये भी आया कि चीन के भी इस तरह के मंसूबे हैं, वो शायद ताइवान को इन्वेड कर दें। हमें समझना चाहते हैं कि दोनों अलग अलग तरह के देश हैं, दोनों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, दोनों में जो हार्ड पावर का एक्सचेंज है वो भी अलग नेचर का है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ताइवान की स्थिति भी भविष्य में इफ पुश कम्स टू शव यूक्रेन जैसी हो सकती है? और बड़ा सवाल इससे भी ज्यादा ये है कि क्या चीन कभी भी एक्चुअली हार्ड पावर इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगा ताइवान के ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीन के सामने 180 किलोमीटर की जो समुद्र की खाड़ी है, ताइवान स्ट्रेट्स जो है, इसको पार करना, और मिलिट्री ऑपरेशन वहां पे लॉन्च करना इतना आसान नहीं है। चीन ने जरूर जो है, चीन की नेवी आजकल कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, टनेज के हिसाब से सबसे बड़ी है। हाँ, टनेज के हिसाब से सबसे बड़ी नेवी है, पर यूएसए की नेवी भी कोई कम नहीं है। यूएसए का मिलिट्री स्पेंडिंग अगर आप देख लें, पूरा ये इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या है, और साथ साथ जो है यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, गुआम में है, पलाऊ में है, ओकिनावा उत्तर में, ताइवान के उत्तर में ओकिनावा में। तो यदि चीन जो है ऐसी कोई स्कीम बनाता है, या तो उसको कोई गारंटी होनी चाहिए कि यूएसए कुछ नहीं करेगा, पर अगर ये गारंटी नहीं है तो फिर वो उसको ये यूएस के जो वहां पे जो बेसिस हैं उनके ऊपर प्रीएम्प्टिव हमला तो करना ही पड़ेगा। अगर वो गुआम पे, ओकिनावा पे हमला नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि अपनी ही टहनी काट देंगे, क्योंकि वो खाड़ी जो पार करनी है और हमला वहां पे जो करना है, वो मिलिटरीली जो है वो यूक्रेन की जैसी स्थिति नहीं है। समुद्र पार का ऑपरेशन जो है हर समय बहुत मुश्किल होता है। आप जानते हैं कि हिटलर भी चूक गया था ब्रिटेन पे हमला करते करते, जब उसने फ्रांस पे कब्जा कर लिया था, और जब इंग्लैंड की बात हो गई थी तो हिटलर भी उस पर चूक गया था, जबकि वो खाली 40-50 किलोमीटर की दूरी थी। मतलब ये सवाल हमने इसलिए पूछा सर क्योंकि मतलब दोनों तरह से बात करने की कोशिश हो रही है। यूएस के अंदर जो अभी ओपिनियन है वो काफी आइसोलेशनिस्ट है, वो बातें बिल्कुल करेंगे, उनके डिप्लोमेट्स जाते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं। बाइडेन ने वो स्टेटमेंट दे ही दिया, वो लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड हैं कोट एंड कोट। लेकिन हमने देखा है कि अभी वो ऐसी किसी सिचुएशन में फंसने से परहेज कर रहे हैं। उनके जो अभी के अनुभव रहे हैं पिछले 3 दशकों के, अगर आप अफगानिस्तान से शुरू करें तो यूक्रेन आते आते वो वहां तक था कि हम अब स्टेटमेंट्स देंगे, हो सकता है हम कुछ आपको हथियार वगैरह मुहैया करा दें, लेकिन वो सीधे उतरने से परहेज करते हैं। इसीलिए मैं समझना चाह रहा था कि क्या चीन वाकई हमला कर देगा, और अगर चीन वाकई हमला कर देता है, जैसे कि आपने कहा, एक आपने पिक्चर तो ड्रॉ की, तो यूएस इन्वॉल्वमेंट को हम कहां तक के यूएस को कहां तक इन्वॉल्व होते हुए देख सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो ये हुआ है कि दोनों देशों के बीच में जो एक्सचेंजेस होते हैं चीन और ताइवान के बीच में, वो फाइटर जेट्स भेजते हैं, ये अपनी फ्लीट भेजते हैं, बट बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड, अब तक यही हुआ है। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी कल को लड़ाई होती है तो लोग इस बात को लेकर के कम से कम यूक्रेन के बाद में बड़े संशय में है कि क्या यूएस वाकई जिनको कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड वो भेजेगा और खुद इन्वॉल्व होगा। देखिए, ये केवल बूट्स ऑन ग्राउंड की बात नहीं है। यहां तो यूक्रेन में तो डायरेक्टली यूएस इन्वॉल्व नहीं था। यहां तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर चीन ये करता है हमला, मेरा जो सीक्वेंस था वो दूसरा था। मेरा सीक्वेंस था कि अगर चीन हमला करता है तो उसे प्रीएम्प्टिव हमला करना पड़ेगा यूएसए के ऊपर। मतलब उसको यूएसए की जो बेसिस है ओकिनावा, गुआम और पलाऊ पे हमला, क्योंकि अगर हमला नहीं करता है तो वो रास्ता छोड़ देगा कि यूएस फिर काउंटर अटैक कर सकता है। एक तो ये है। दूसरा, आप समझ लीजिए कि ताइवान का महत्व, मैंने आपसे कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे विशाल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ताइवान की है, और ये कैपेसिटी अगर चीन के हाथ पड़ गई इस समय तो चीन कई दर्जे ऊपर उछल जाएगा। ठीक बात है सर।
एक अंतिम प्रश्न जहां पे हम इस एपिसोड को कंक्लूड भी करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आपसे कुछ सजेशंस लेंगे। हम ये समझना चाहते हैं कि चीन एक बड़ा गंभीर मुल्क है। हमने देखा है तिब्बत को लेकर के जो उनके मंसूबे थे उन्होंने समय लगाया लेकिन उनको पूरा किया। फिर उसके बाद जो उनको एक मुस्लिम प्रॉब्लम जो थी उनके पास में, जिसको वो उइगर प्रॉब्लम कहते हैं, ये चीन के शब्द हैं हमारे नहीं, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने दुनिया क्या बोलती है क्या सोचती है उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, वो बिल्कुल उनको बाड़े में बंद करके चाइनीज नागरिक बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। वो काम कर रहे हैं, वो आइलैंड्स बना रहे हैं। हांगकांग का हाल हमने देख ही लिया है। तो ऐसे ट्रेजेक्ट्री पे जो मुल्क पहले ही बढ़ रहा है, उसके रहते हुए उसके रहते हुए ताइवान की नियति क्या हो सकती है, हम ये समझना चाहते हैं कितना वक्त ताइवान के पास में है, और अगर इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें भारत की क्या भूमिका होगी। देखिए, ऐसा है कि जहां तक कि ताइवान का सवाल है, ताइवान की में जो चीन के सामने जो समस्या है, जैसे मैंने बोला, एक तो ताइवान की अपनी डिफेंस कैपेसिटी है। अगर ताइवान इस युद्ध में, देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जब अगर युद्ध करती है तो उसको सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर युद्ध जो है कामयाब हुआ तो समझ लीजिए कि पार्टी की छुट्टी, सरकार की छुट्टी। डेमोक्रेटिक मुल्क में तो क्या होता है, वो डेमोक्रेटिक सरकार होती है, वो जाती है, एक दूसरी सरकार आ जाती है। यहां तो समझ लीजिए कि पूरा जो है, जो कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया था वो ध्वस्त हो जाएगा। तो सीधे रिस्क एनालिसिस की बात होती है कि क्या ये करके हम ये रिस्क ले सकते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि आपने यूक्रेन में देखा है कि आधुनिक युद्ध जो है कितना डिस्ट्रक्टिव होता है जी। तो डिस्ट्रक्टिव, और दोनों तरफ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। मतलब चीन के भी ऐसे इलाके हैं जो कि कोस्टल एरियाज हैं जहां ये डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो समझ लीजिए कि जिस रफ्तार से चीन का में विकास हुआ है, रफ्तार तो अलग रहा, वो पीछे धकेल दिया जाएगा। मतलब 10-20 साल पीछे धकेल दिया जाएगा अगर ये युद्ध की स्थिति, युद्ध की नौबत आती है। तो मैं समझता हूं कि चीन इसको काफी गंभीरता से सोचेगा, और इस समय जो है वो प्रेशर इसलिए लगा रहा है कि किसी भी हालत में ताइवान जो है एक इंडिपेंडेंट देश के रोल में ना उभरे, क्योंकि तब जो है उनकी नाक कटती है। चीन में ये नाक कटने वाला बड़ा एक वो है। तो क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से ये कहा है कि एक चीन है, और ताइवान को कोर इश्यू बताया है, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कोर इश्यू। तो अगर कल ताइवान जो है कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर से सामने आ गए हैं, तो समझ लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी की तो नाक बिल्कुल कट जाएगी, और अपने पब्लिक में, डोमेस्टिक ओपिनियन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए वो उसको जो है मैं कहता हूं कि उसमें गरमाई रखना चाहता है, पर एक हद तक, उससे ज्यादा नहीं। मतलब पानी उबल ना जाए, पानी उबलने की तौर पे रहे, पर उबल के बिखर ना जाए। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसी में आप हम भारत की भूमिका पे भी थोड़ी बात कर लें सर। कि जैसे जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तब ये था कि जो फ्लक्स का माहौल है वो धीरे धीरे वो वेन आउट हो रहा था। कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल मैप दुनिया का बहुत ज़्यादा चेंज होगा नहीं, काफ़ी स्टेबलाइज हो गया है। लेकिन फिर हमने देखा कि पिछले कुछ समय में ज्योग्राफिकल एक्सपांशन के जिनके सपने थे वो उनको वाकई रियलाइज़ करने के लिए वो काम कर रहे हैं। लोग अपना मैप चेंज कर रहे हैं, उसके अनेक उदाहरण हो गए हैं। वो अलग से एक एपिसोड हो सकता है। हम इन्हें समझना चाहते हैं कि ये जो बदलाव का दौर है चीन और ताइवान के संबंधों के संदर्भ में, उसमें भारत अपनी जगह कहाँ खोजता है। हमसे बहुत दूर नहीं है, चीन भी हमारा नेबर ही है और ताइवान भी एक पड़ोसी तो है ही। देखिए, भारत का ऐसी कोई भूमिका नहीं है। ताइवान हमारे लिए एक बहुत मूल्य वाला मुल्क है। हमारे स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, पढ़ते हैं, चीनी सीखते हैं। हमको थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी हम ताइवान के साथ रखते हैं, और काफी मतलब हालांकि इसका हम फायदा नहीं उठा पाए हैं। ताइवान बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टिंग नेशन है।
इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, एडवांस नेशन है। मतलब ताइवान के एक्सपोर्ट्स जो हैं 345 बिलियन है, जहां तक कि इंडिया के 276 बिलियन है। तो आप समझ लीजिए कि इतना मतलब ऐसा मुल्क जो है उसके साथ रिश्ते जो है हमारे अच्छे हैं, और उसको हम और बड़े अच्छे कर सकते हैं। पर जहां तक कि उसके जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसमें उलझना मैं समझता हूं कि थोड़ा खतरनाक होगा। उसमें उलझने की हमारी जरूरत नहीं है। हमको इससे कुछ नहीं मिलता है, ना हमारी कोई उसमें राय होनी चाहिए। और कई ऐसे इश्यूज हैं, आप ये जानते नहीं कि ताइवान, जहां तक कि बॉर्डर की बात है, ताइवान और पीपल्स रिपब्लिक में ज्यादा फर्क नहीं है। ताइवान भी साउथ चाइना सी के जो द्वीप हैं उन पे क्लेम करता है। ताइवान भी तिब्बत को क्लेम करता है, तो उसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि ताइवान जो है, क्योंकि अब अलग थलग हो गया है, वो बात सामने नहीं आती है, पर ताइवान के भी पॉलिटिकल व्यूज पीपल्स रिपब्लिक के जैसे हैं, जहां तक कि बॉर्डर का सवाल। तो मैं समझता हूं कि हमारी अच्छी मतलब दोस्ती है ताइवान के साथ, वो कायम रखी जाए, क्योंकि हमको एक स्थान मिलता है जहां तक कि हम चीन के ऊपर जो है निगरानी रख पाए, और एक ऐसा मुल्क जिसकी की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बहुत ऊंची है, उससे हमारी दोस्ती में हम दोस्ती रखें, उससे ही फायदा है। ठीक है सर, अंतिम सवाल हमारा ये है, रादर हम सजेशन चाहते हैं आपसे कि जो लोग आपको देख रहे हैं, जिन्होंने इस एपिसोड को देखा और जिनकी दिलचस्पी है चीन, अमेरिका और ताइवान के बीच में जो ये ट्रायंगुलर संबंध है, जो फ्लक्स है, उसको समझने के लिए क्या कुछ पढ़ा या देखा जा सकता है सर? आप बुक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल्स, फिल्म्स, कुछ भी जो आपको बेहतर लगता है। अब सीधे सीधे तो मुश्किल होगा, पर यह जरूर है कि जैसे कि एक तो इतिहास पढ़ लें, फॉर्मोसा ताइवान का इतिहास, क्योंकि ये काफी पेचीला इतिहास है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले चीन का हिस्सा बन गया 17वीं शताब्दी में, उसके बाद जापान आ गया सामने, और अभी भी जापान समझता है कि ये एक जो कुछ ताइवान में होता है उससे जापान की सिक्योरिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो वो भी एक विषय है जिस पे निगरानी रखनी चाहिए। फिर यूएस के जो लेजिस्लेशन है, ताइवान रिलेशंस एक्ट, इसकी भी जो पंक्तियां हैं उसको पढ़ना काफी जरूरी है। पर ऐसी कोई एक, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई एक पुस्तक है या एक कोई आर्टिकल है जिससे कि ये बात सामने समझ आ सकती है। सब मटेरियल सामने है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल सामने है। बस ये है कि थोड़े इंटरेस्ट और लगाव से उसको देखा जाए, पढ़ा जाए, तो उससे ही फायदा हो सकता है। ऑन दैट नोट सर, हम मास्टर क्लास के एपिसोड को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आपकी उस बात को दर्शकों के साथ साथ, मतलब वो हम सब पे लागू होती है, मुझ पे भी, कि लगन और मेहनत के साथ अगर आप पढ़ते रहें तो सही किताब एक ना एक दिन आपको मालूम चल जाती है कि कौन सी है। पढ़ने और लिखने और देखने समझने वालों जिसका शौक है लोगों को, उनके लिए मास्टर क्लास के अगले हफ्ते का एपिसोड भी होगा, उसे देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस एपिसोड को हम मनोज जोशी सर, आपको शुक्रिया करके यहीं कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया उन दर्शकों का जिन्होंने मास्टर क्लास की एक किस्त देखी। थैंक यू सर।